कहानियों को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से लास्ट क्लास में कुछ इंटरप्शन आई थी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, तो अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं और आगे चलते हैं कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाओ। आज हमारा गजोधर बहुत डेप्थ में जा रहा है और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आएगा जो एक्चुअली में आपको किताबें में नहीं मिलता। जानते हो योजना कुरुक्षेत्र का जो सबसे बड़ा फायदा तुम लोगों ने अभी तक देखा कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें आपको एक्चुअली में जो है वो किताबों में जो कई साल पहले छपी थी वो नहीं मिलेगा। यही वो एडवांटेज है, यही वो एज है जो आपको वहां देखने को मिलता है। और इसका मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा था। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं। तो आईएएस पैनल में बैठे हुए थे और एक रिटायर्ड आईजी थे, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा ऐसा, मतलब बिल्कुल रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की, और उसने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। तो बाद में बोला कि बहुत अपडेटेड हैं, तो मैंने उनको रिसोर्स दिखाया। मैंने कहा देखो, आप लोग भी मिनिस्ट्री से आप लोगों को आदेश मिलता है, ये करना है, ये योजना मिलती है, और मैं इनको अपडेट करके बहुत रखता हूं कि ये चीज ऐसे चल रही है, और मैंने रिसोर्स बताया कि देखो ऐसे ऐसे चीज। बोला फिर तो यार बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल जो है वो सही चल रहा है, बढ़िया जो है इनका जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो देखिए इस बार ऊपर वाले की दुआ रही तो हम काफी अच्छा कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम जानते कि मेरे और गजोधर में बातचीत चल रही थी और गजोधर जो है बहुत परेशान हो गया कि भारत में पानी की यानी कि जल की स्थिति बड़ी ही खतरनाक चल रही है। खैर हम आगे बढ़े और हमने जो है वो सेगमेंट शुरू किया कि गजोधर ने पूछा कि सर पानी को बचाने के लिए यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर सकती है, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, क्योंकि संकट तो बहुत बड़ा है। तो इसमें हमने सबसे पहले बोला कि चलो गजोधर हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। तो गजोधर और मेरी कहानी जो है राइट वो आगे बढ़ती है। और वाटर सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया था राइट, यहीं पे हमारा थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एक बार इसको जल्दी से क्विक करते हुए रैप अप कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने कहा कि गजोधर हमारी वाटर सिक्योरिटी में नेचर के पास ही बहुत कुछ है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है। अगर हम प्रकृति को समझ ले, हम नेचर को समझ लें, हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान वहां पर है। सबसे बड़ी दिक्कत हम भारतीयों के साथ यह हो गई कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत यह आई कि हम अपनी जो कल्चर है, जो हमारा अपना नेचर के साथ संबंध, उसको हम भूल बैठे। याद रखिएगा कोई भी कल्चर अपनी ही जो एनवायरमेंट होता है, अपनी जो ज्योग्राफी होती है, उसके साथ बहुत सस्टेनेबल होता है। तो हमारा जो कल्चर था वो हमारे प्रकृति, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सस्टेनेबल रहा है। तो हम ऐसे लोग रहे हैं जो शुरुआत से प्रकृति पूजक रहे हैं। अगर भारत को भारतीयता की नजर से तुम देखोगे, यानी हिंदुस्तान को आप अगर हिंदुस्तानी के नजरिए से देखोगे, उसकी मूल संस्कृति के रूप में देखोगे, तो तुम यहां पाओगे कि हम बहुत ही ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहे। हम अपनी नदियों को मां कहते चले आए, हम अपनी मिट्टी को मां कहते हैं। वो सभी जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जननी के रूप में हम उसको पूछते चले आए हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, वो हमारी आराध्य रही है, हमारी संस्कृतियों में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कहा भी गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसी। ये बात हमारे यहां कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च, कि मां और जो हमारी पृथ्वी है, दोनों जो है वो हमारी पालनहर्ता है, हमारी देवी हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि, यानी कि अगर ये हैं तो स्वर्ग भी इनके सामने कुछ नहीं है, नथिंग। मतलब स्वर्ग का संपूर्ण वैभव भी मां और मतलब हमारी मातृभूमि, इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो ये हम लोग हैं जो इस महत्व को समझते चले आए। दिक्कत ये रही है कि जो वेस्टर्न, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, उसने सबसे पहले यही कहा, जब उसने अपने फादर को लेटर लिखा, मैं हिस्ट्री में इसको पढ़ाऊंगा, इस बात को समझना, लिंक करने की कोशिश करना, कि जब उसने अपने फादर को ये लेटर लिखा कि मैं भारत के कोने कोने पर गया, ना तो यहां कोई चोर, ना कोई बेईमान, ये अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे लोगों के ऊपर हम साम्राज्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है इनके सामने बहुत ही छोटा पड़ जाता है। और एक्चुअली में जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना एक आधिपत्य, अपनी संप्रभुता स्थापित करता है, तो ये होता है कि वो अपना एक कल्चरल डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो बोला कि हमें हिंदुस्तानियों को सबसे पहले इनके कल्चर से अलग करना पड़ेगा, इनकी जड़ों को काटना पड़ेगा। एक बार ये जड़ें कट गई तो फिर ये हमारे लिए बहुत लंबे समय तक हमारे गुलाम बने रहेंगे। ये वो भारतीय होंगे जो रंग रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन सोच से वो अंग्रेज होंगे, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब रहा। अगर मैं कहूं कि मैकाले वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की सत्ता को लंबे समय तक कायम रखने में अपनी भूमिका निभाई, तो शायद ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और उसने ऐसे भारतीय पैदा कर दिए जो आज भी हिंदी बोलने में जिनको शर्म आती है, भारतीय भाषाएं बोलने में जिनको शर्म आती है, जो हिंदुस्तानी कहलाने में शर्म करते हैं, जो बहुत प्राउडली दूसरों के कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं, भले चाहे ये जानते हुए कि ये हमारी जलवायु, हमारे भूगोल, हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, फिर भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और ये बहुत ही गहरा जो है वो सेगमेंट है, जो है वो मौजूद है। तो चलिए हम यहीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति ने हमें ही वृक्ष रूप में दिया, और आप देखिए भारतीय परंपराओं का जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत से ऐसे वृक्ष रहे हैं जिनकी हम पूजा करते चले आए, जो हमारे आराध्य रहे हैं, जो हमारे साथ जो बहुत गहराई में जुड़े रहे। और हम तमाम ऐसी समुदाय हैं, ऐसे ट्राइब्स ग्रुप हैं जो वृक्षों को, जो तमाम हमारी प्रकृति की चीजों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप चिपको आंदोलन की बात करें उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे आराध्य हैं, चिपक गए, बोले कि हमारा शरीर काट दो, हम पेड़ नहीं काटने देंगे। जब आप बिश्नोई समाज की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो हिरन को, जो चिंकारा है या वहां पर जो वृक्ष है, उनको पूज्य मानते हैं, उनको जो है वो भगवान का अवतार मानते हैं, और किसी भी रूप में वो कहते हैं कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम इनको नहीं जाने देंगे। तो किसी भी समुदाय में जब उसकी मूल संस्कृतियों की तरफ आप जाते हैं, जब आप उसके कल्चरल सेटअप की तरफ जाते हैं, तो प्रकृति संरक्षण के उपाय, यानी कि जो अगर हमें अपनी एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना है, उसको बचा के रखना है, तो हमारी वो गहराई में ही वो जुटी है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं सभी ओजांके से जानना चाहता हूं कि इन्हीं क्लास के माध्यम से पिछले कुछ समय से बहुत बदलाव हो रहा है। आपने देखा कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, जो राष्ट्रपति भवन में नंगे पैर पहुंच रहे हैं, जो वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो बहुत डिजाइनर कपड़े नहीं पहन रहे हैं, वो बहुत बड़े सोशलाइट्स नहीं हैं, वो राष्ट्रपति भवन ऐसे जा रहे हैं, वो कुर्ता पजामा पहने, वो नंगे पैर, वो बदन पे एक साड़ी डाले, वो ऐसे लोग हैं जो वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं, मैं इस बीच में मैंने बहुत रिसर्च पढ़ा, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, मैं यकीन मानिए मैं कह रहा हूं कि पिछला जो 2020 से जो कोविड आया है, वो भारत के लिए उसने संभावनाओं के द्वार खोल दिए। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारत अचानक से जो ऐसे ग्रोथ कर रहा था, अचानक से उसने टेंजेंशियल जो है वो एक्सपोनेंशियल पाथ पकड़ लिया है। तो मैं आपसे कहूंगा उस भारत को पहचानो, उस भारत का हिस्सा हो तुम। ये स्वर्णिम काल है हमारा। आप नोटिस करके देखना मेरी बात को, आप चाहे आलोचनात्मक लें, पसंद करें या ना करें, आपका यह हक है कि आप मेरी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जब मैं भारत की बात करता हूं, आप किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र संप्रदाय से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो भारतवासी ना। भारत ही हमारी मातृभूमि, हमारे शरीर में उसी मिट्टी का अंश है, तो हम सभी भारतीय हैं। हमारी एक जो परम पहचान है, जो हायर आइडेंटिटी, वो हिंदुस्तानी की जो है आइडेंटिटी है। तो मैं यहां आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये उभरता हुआ भारत है, और हम सभी, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मैं ओजांकियन को इस कमरे का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं इस कमरे की दीवारों की ईंट बनाने की, भारत की जब भी उसकी नींव की बात होगी, भारत की मजबूती की बात होगी, मेरा ओजांकियन